तो चलिए लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था कंपनी अकाउंट्स के बारे में, उससे आगे की बात शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंपनी क्या होता है, क्या फीचर्स हैं कंपनी के जो कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से अलग करता है। फिर हमने सीखा था कि शेयर क्या होता है और कितने तरह के शेयर होते हैं, और जो दो तरह के शेयर थे हमारी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, उनके बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ से आगे की बात आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और आज की बात हमारी शुरू होगी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल से। सबसे पहले शेयर कैपिटल क्या होता है आप इसे जान लीजिए। देखिए, शेयर से रिलेटेड जो भी पैसा कंपनी को रिसीव होता है, उस सारे पैसे को हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल है। और सबसे पहले आज हम उस शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन को समझने जा रहे हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल का हायरार्की जो होता है, उसमें जो सबसे टॉप लेवल पे होता है उसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। देखिए, ऑथराइज कैपिटल क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल authorized by memorandum of association of company। किसी कंपनी के मेमोरेंडम के द्वारा ऑथराइज किया गया मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल का, दैट अ कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। वह मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल का जो कोई भी कंपनी रेज कर सकती है जनरल पब्लिक से, और ये ऑथराइज किसके द्वारा किया गया है? कंपनी के मेमोरेंडम के द्वारा। मेमोरेंडम मैंने आप सबको समझाया था कि मेमोरेंडम क्या होता है कि जब भी आप कंपनी के फॉर्मेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो अपनी कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट में वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ऑथराइज कैपिटल क्या है कि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उस मेमोरेंडम में आपने जो अपनी मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट बता दी, उसे हम क्या कहेंगे? हमारा ऑथराइज कैपिटल। सपोज कि हमने ये सोचा कि जो कैपिटल होगा हमारे फर्म में, वो या हमारी कंपनी में 50,000 शेयर्स होंगे ऑफ ₹10 ईच। 10-10 रुपए के 50,000 शेयर होंगे हमारी कंपनी में। तो हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना बन गया? ₹5 लाख। कैसे? 50,000 शेयर हैं, 10-10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10, हमारा ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया? 5 लाख। अब ऑथराइज कैपिटल को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है इशूड कैपिटल और दूसरा कैटेगरी है अनइशूड कैपिटल। देखिए, किसी कंपनी के पास, या इसी कंपनी का एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास कितने शेयर हैं? 50,000। तो क्या कंपनी सारा का सारा शेयर जनरल पब्लिक को दे देगी? देखो, जितना शेयर आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर देते हो ना, उतना कंट्रोल आपका कंपनी पर से क्या होता है? लूज होता चला जाता है। या हो सकता है फ्यूचर के लिए भी कुछ हम बचा के रखें। तो ऑथराइज कैपिटल के दो पार्ट हैं, एक इशूड कैपिटल और एक अनइशूड कैपिटल। आइए पहले इशूड कैपिटल को समझते हैं। इशूड मींस द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल। किसका पोर्शन है? ऑथराइज कैपिटल का पोर्शन। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द कंपनी। या ऐसा कहा जाए कि ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया पब्लिक को कि आइए हम इतने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ऑफर दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मान लेते हैं हम ऐसा कि 50,000 शेयर में से कंपनी ने यह सोचा कि अभी हम 30,000 शेयर ऑफर करते हैं, और किस वैल्यू का? 10 रुपए का। तो बता सकते हैं इशूड कैपिटल हमारा क्या हो गया? इशूड कैपिटल हमारा हो गया ₹3 लाख। 30,000 शेयर
और हर शेयर 10-10 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने ऑफर कर दिया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उसे हम इशूड कैपिटल कहेंगे। और जो ऑफर नहीं किया गया, जो हमारे पास है, कंपनी के पास है, वो क्या है? अनइशूड। और हमारे पास अब भी कितना है? देखिए 50,000 में से 30,000 ऑफर कर दिया और 20,000 अब भी आपके पास है, तो 2 लाख का कैपिटल, इसका मतलब क्या है? अनइशूड है, जो पब्लिक को ऑफर ना किया गया हो। ये हमारा अनइशूड कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो ऑथराइज कैपिटल के 2 पार्ट, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम इशूड कैपिटल को फर्दर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है आपको? फिर से मैं कह दूं, ऑथराइज कैपिटल क्या? ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल जो किसी कंपनी के मेमोरेंडम के द्वारा ऑथराइज हो कि आप पब्लिक से ये ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं, उसे हम ऑथराइज कैपिटल कहेंगे। ऑथराइज कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। जो हमने पब्लिक को ऑफर किया कि लो भाई, हमारे 50,000 शेयर में से आप 30,000 शेयर ले सकते हो, उसे क्या कहेंगे हम? इशूड कैपिटल। और जो ऑफर ही नहीं किया हमने अभी तक पब्लिक को, वो क्या कहेंगे हम? अनइशूड कैपिटल। अब फर्दर चलते हैं इशूड कैपिटल पे। सुनिएगा मेरी बात, क्या हर ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस मिल जाए ऐसा जरूरी है? आप उस उम्र से गुजर रहे हो जहां हर किसी दूसरे बंदे को आप क्या करते चलते होगे? ऑफर देते चलते होगे। तो क्या हर ऑफर आपका एक्सेप्टेंस में बदलता है? रोज व्हाट्सएप चैट कर रहे होते हैं, हर किसी को ऑफर दे रहे हो, क्या वहां से जवाब पॉजिटिव आता है? 90% नेगेटिव आता है। तो क्या कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, क्या ये हमारा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्या ये जरूरी है कि पब्लिक वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर ले? क्या वो सारे के सारे शेयर पब्लिक खरीद ले कंपनी से? जरूरी तो नहीं है। तो इशूड कैपिटल को 2 पार्ट में फिर हम कैटेगराइज करेंगे। एक होगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल और दूसरा होगा हमारा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए इशूड कैपिटल का वह पार्ट, चलिए पढ़ते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस द पार्ट, आर रह गया है, इशूड कैपिटल मींस द, सॉरी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। Subscribed capital means the part of issued capital which has been subscribed by the public, yeah, which has been actually subscribed by the public. Issued capital का वह पार्ट जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाए, वो सब्सक्राइब कैपिटल है। मान लेते कि हमने 30,000 शेयर ऑफर करा था, इसमें से पब्लिक ने कहा कि हमें चाहिए सिर्फ 25,000 शेयर। जब 25,000 शेयर पब्लिक ने हमसे परचेज कर लिया, तो ₹2,50,000 क्या कहलाएगा? हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और 5,000 शेयर हम चाह तो रहे थे कि पब्लिक ले ले, लेकिन पब्लिक ने लिया नहीं, तो 50,000 क्या हो गया हमारा? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है? इशूड कैपिटल का मतलब क्या था? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आपने पब्लिक को ऑफर करा। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? कि आपके ऑफर करने के बाद जो एक्चुअली पब्लिक ने ले लिया वो सब्सक्राइब्ड हो, जो पब्लिक ने नहीं लिया वो अनसब्सक्राइब्ड है। क्लियर है? अब आगे आइए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब पब्लिक ने ये शेयर हमसे परचेज कर लिया है इसके अगेंस्ट। अब जरूरी नहीं है कि शेयर जो पब्लिक ने आपसे लिया है, उस शेयर के अगेंस्ट जो भी पैसे आपको लेने हैं पब्लिक से, वो आप सारा का सारा पैसा एक बार में लें। हो सकता है आप एक बार में ले लें, हो सकता है आप इंस्टॉलमेंट में लें। तो देखिए 25,000 शेयर पब्लिक ने मेरा लिया था, इस 25,000 शेयर पे मुझे 10-10 रुपए लेने थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी 25,000 शेयर पे आप सब लोग मुझे सिर्फ 5-5 रुपए दे दीजिए। 5 रुपए फिर मैं फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगा पब्लिक से। तो 2.5 लाख रुपए का शेयर पब्लिक ने मेरा लिया था, इसमें से मैंने अब तक पब्लिक से पैसे कितने मांगे हैं? 1,25,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन called by the
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जिसके अगेंस्ट पैसे की डिमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पब्लिक से कर दी गई हो। तो 25,000 शेयर पब्लिक ने मेरा सब्सक्राइब किया था। इस 25,000 शेयर पे मुझे 10-10 रुपए लेने थे। मैंने कहा कि नहीं भाई 10-10 रुपए नहीं, मुझे अभी फिलहाल कितने रुपए दे दो, 5-5 रुपए। तो मैं अभी मांग कितना रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ कॉल कितना करा है, 5 रुपए का ही कॉल करा है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पब्लिक से कॉल कर दिया गया वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। मींस 1,25,000 क्या है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। और मैंने कहा कि 25,000 शेयर पे जो बचे हुए 5 रुपए हैं, इसका मतलब 1,25,000 रुपीज, ये मेरा क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। जो मैंने कॉल नहीं किया, सब्सक्राइब हो चुका है, उसके 2 पार्ट, जो मैंने मांग लिया पब्लिक से वो कॉल्ड अप कैपिटल, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर? चलिए, अब आपने पब्लिक से मांगा पैसे इसके अगेंस्ट, क्या जरूरी है कि जब जब पब्लिक से जो पैसे मांगो, हो सकता है मैंने शेयर कभी लिया उस समय मेरी स्थिति अच्छी हो, उसके बाद कोरोना टाइम आ गया हो, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हर कॉल के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिल जाए। तो मान लेते हैं हम ये कि 25,000 में से मुझे, इन 25,000 में से मुझे सिर्फ 24,000 लोगों ने अपने 5-5 हजार रुपए दिए। इसका मतलब मुझे रिसीव कितना हुआ, 1,20,000। ये 1,20,000 एक्चुअली पे हुआ है पब्लिक के द्वारा, इसे मैं कहूंगा पेड अप कैपिटल। और देखिए 25 में 24 ने पैसे दे दिए, और 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए, तो वो अमाउंट जो मांगने के बाद भी आपको रिसीव ना हो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? तो ये थी हायरार्की हमारी किसकी, शेयर कैपिटल की। एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, गौर से सुनिएगा। इस हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन सा है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है, ऑथराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल जो कि ऑथराइज किया गया हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के द्वारा, कि आप कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक से ये वैल्यू, मैक्सिमम ये वैल्यू रेज कर सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे कि हमारा ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, जिस 5 लाख के ऑथराइज कैपिटल को हमने 50,000 शेयर्स में ब्रेक कर दिया, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। ये 10 रुपीज क्या कहलाता है, इस शेयर का फेस वैल्यू। क्लियर है? अब आगे अब हम बढ़ते हैं। ऑथराइज कैपिटल को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऑथराइज कैपिटल को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को ऑफर किया हो सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल, और जो ऑफर ही नहीं किया गया वो क्या कहलाएगा, अनइशूड कैपिटल। मतलब ये अभी हमें इशू नहीं करना, ये मैंने पब्लिक को ऑफर अभी नहीं करना है, फ्यूचर में जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ऑफर कर दूंगा। और इशूड कैपिटल क्या था, पढ़िएगा, इशूड मींस द पोर्शन ऑफ, किसका पोर्शन है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन दैट इज इशू फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द कंपनी, या दैट इज ऑफर बाय द, ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द कंपनी। ठीक है, ये हो गया इशूड कैपिटल, और जो ऑफर नहीं किया वो अनइशूड। अब आइए, मैंने अभी आपको कहा कि हर ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपनी ने ऑफर किया है कि ये शेयर हम ऑफर कर रहे हैं आपको, आप ले लीजिए इस शेयर को, जरूरी नहीं कि पब्लिक सारे शेयर ले ले। तो 30,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किया था, उसमें से जितना शेयर पब्लिक ने ले लिया वो क्या कहलाएगा हमारा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो आउट ऑफ 30,000 शेयर, सब्सक्राइब कैपिटल मींस क्या, सब्सक्राइब कैपिटल मींस द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ये फॉर नहीं रहेगा, सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कहलाएगा, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने, अब मेरा राइट है पैसे मांगने का। 25,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 10 रुपीज का, तो मेरा राइट कितने पे है, 25
2,50,000 रुपीज पे। अब इस 2,50,000 में से जिसके अगेंस्ट मैं पैसे क्लेम कर दूं पब्लिक से, उसे मैं कहूंगा कॉल्ड अप कैपिटल, और जो मैंने अब तक मांगा ही नहीं है वो क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल। एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 25,000 शेयर होल्डर को मैंने कहा कि 10-10 रुपए की जगह आप अभी मुझे सिर्फ कितना दे दो, 5-5 रुपए। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द पब्लिक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कॉल कर लिया गया हो। ओके, अभी मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जब आपने कॉल करा उस समय शेयर होल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, आपने पैसे मांगे और आपको सारे पैसे मिल जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा उसमें से आपको ना मिला हो। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक आपको पे कर दे, पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। किसका पार्ट है? कॉल्ड अप कैपिटल का, विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो एक्चुअली कंपनी को रिसीव होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 25,000 लोगों को हमने कहा था 5-5 रुपए दे दो, उसमें से सिर्फ 24,000 शेयर होल्डर्स ने मुझे 5-5 रुपए दिए, तो ये 1,20,000 रुपीज मेरा क्या कहलाएगा? पेड अप कैपिटल। और जो अमाउंट कॉल करने के बाद भी, जो अमाउंट पब्लिक से क्लेम करने के बाद भी आपको रिसीव ना हो पाए, वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो ये था हायरार्की किसका? शेयर कैपिटल का। फिर से एक बार मैं फटाफट रिपीट कर दूं। ऑथराइज कैपिटल हायरार्की में सबसे ऊपर। ऑथराइज कैपिटल के दो पार्ट, जो पब्लिक को ऑफर किया वो इशूड कैपिटल, जो ऑफर नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आपने ऑफर किया था, उसमें से जो पब्लिक सब्सक्राइब कर ले वो सब्सक्राइब कैपिटल, जो सब्सक्राइब ना करे वो अनसब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब करने के बाद अब आपका राइट बनता है अमाउंट क्लेम करने का, तो जो पैसे आप क्लेम कर लो, जो पैसे आप कॉल कर लो, मांग लो, वो कॉल्ड अप कैपिटल, जो ना मांगो वो अनकॉल्ड कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो आपको रिसीव हो जाए वो पेड अप कैपिटल, और जो रिसीव ना हो मांगने के बाद भी वो कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं इशू ऑफ शेयर पे। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? फटाफट पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इशू ऑफ शेयर। देखिए, शेयर को जब आप पब्लिक को ऑफर करेंगे तो दो तरह से ऑफर होता है कोई भी शेयर कंपनी के द्वारा पब्लिक को। पहला होता है पब्लिक इशू, दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर है, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पब्लिक इशू क्या है? पब्लिक इशू मीन्स ऑफर मेड बाय द कंपनी टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। शेयर सब्सक्राइब करने का वो ऑफर जो कंपनी के द्वारा जनरल पब्लिक को किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक इशू। मतलब ओपन शेयर मार्केट में हमने ऑफर किया कि आओ हमारे शेयर को खरीदो, तो ये क्या है? पब्लिक इशू है। दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट तरीका। देखिए क्या है? इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। जब हम वही शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर ना करके सेलेक्टिव लोगों को करें, और कैसे करें? प्राइवेटली करें, टू रेज कैपिटल एंड नॉट टू पब्लिक इन जनरल। दो बातें। मेरा शेयर है भाई, मैंने खुलेआम पब्लिक को ऑफर करा, पब्लिक इशू। मैंने अपने सेलेक्टेड लोगों को प्राइवेटली, मतलब कोई खुला ऑफर नहीं है, प्राइवेटली फंड रेजिंग के लिए अप्रोच किया, वो क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम कल पढ़ रहे थे, लिस्टेड कंपनी होती है या जो लिमिटेड कंपनीज होती है वो इजीली पब्लिक इशू ला सकती है, उसमें कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड थे हमारे, उनको अगर फंड रेज करना होता था तो वो कैसे कर सकते थे? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो ये उसी की बात हो रही है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। हमारा फोकस ऑफ स्टडी जो होगा अभी इस पूरे चैप्टर में या पूरी कंपनी अकाउंटिंग में, वो क्या रहेगा? पब्लिक इशू से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम पब्लिक इशू के। पब्लिक इशू, अब मैंने पब्लिक को ऑफर किया है
तो पब्लिक इशू में भी दो चांसेस बनते हैं। पहला, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, पहला इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, और दूसरा शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट को आप भूल जाइए। पब्लिक इशू के दो पार्ट, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का क्या मतलब है? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आइए, शेयर इशूड बाय द कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने पब्लिक को शेयर ऑफर करा और उसके बदले में जो अमाउंट मुझे रिसीव होगा वो या तो चेक के थ्रू होगा या अदर मोड जो भी होंगे बैंकिंग सिस्टम के, उस मोड से यदि रिसीव होगा तो इस टर्म को मैं कहूंगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं और पब्लिक इशू में दो चांसेस बनते हैं, एक होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और एक होता है इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का क्या मतलब है कि आपने पब्लिक को ऑफर किया था शेयर और बदले में जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो या तो चेक से रिसीव होगा या तो अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिसीव होगा। शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब है? आइए देखते हैं। अ कंपनी में इशू शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विसेज। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है जब बिजनेस में स्टार्ट करूंगा मुझे कुछ बहुत हैवी मशीनरी की जरूरत होगी या मुझे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होगी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में किसी लॉयर की जरूरत होगी अदर लीगल टर्म्स को देखने के लिए। तो कंपनी का जब फॉर्मेशन की बात आती है या ड्यूरिंग द बिजनेस भी क्या होता है, हम कई बार किसी एसेट्स को परचेज करने के बदले, किसी सर्विसेज को परचेज करने के बदले या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने के अगेंस्ट भी हम जो पेमेंट करते हैं वो कैश में ना करके हम उस प्रोवाइडर को जो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस, उस प्रोवाइडर को बदले में हम क्या दे देते हैं? अपनी कंपनी का शेयर। तो इस टर्म को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखिए अभी अभी आपके सामने, मतलब आप सबके आगे एक एग्जांपल है। एक कंपनी हुआ करती थी नोकिया, हुआ क्या करती थी? थी भी, है भी। कुछ सालों पहले इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। इसे हम क्या कहेंगे? परचेज ऑफ बिजनेस। एक बात बताइए, नोकिया को जो माइक्रोसॉफ्ट ने परचेस किया होगा, क्या वो सारा पेमेंट उसने कैश में किया होगा नोकिया के प्रमोटर्स को, नोकिया के शेयर होल्डर्स को? और सिर्फ पेमेंट कैश के लिए कभी भी वो शेयर होल्डर तैयार नहीं होते। जाहिर सी बात है कि जो पेमेंट इसके अगेंस्ट नोकिया को किया गया होगा उसमें से बहुत सारा पेमेंट जो किया गया होगा वो क्या किया गया होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा होगा कि ऐसी बात है, आप अपना कंपनी हमें हैंड ओवर कर दीजिए और बदले में हम आपको नोकिया के शेयर के बदले हम माइक्रोसॉफ्ट का शेयर आपको ऑफर करेंगे। तो यहां क्या था? क्या कैश में शेयर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? नहीं। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने जो शेयर इशू किया उसके बदले जो कंसीडरेशन था वो कैश ना होकर के क्या था? नोकिया का बिजनेस था। कंसीडरेशन क्या था? नोकिया का बिजनेस। तो कई बार हम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, बदले में अपना शेयर ऑफर कर देते हैं। किसी से कोई एसेट्स परचेज करते हैं, बदले में अपना शेयर ऑफर कर देते हैं। किसी से कोई सर्विस रेंडर करते हैं, उसको बदले में अपना शेयर ऑफर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब भी शेयर आप ऑफर करो बदले में आपको कैश मिले, बदले में आपको कोई सर्विस मिल सकती है, बदले में आपको किसी का बिजनेस मिल सकता है, बदले में आपको कोई एसेट्स मिल सकता है। इस सारे सिचुएशन को हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलिए। तो आप अब तक समझ गए कि शेयर दो तरीके से इशू होता है, एक पब्लिक प्लेसमेंट, सॉरी एक पब्लिक इशू और एक प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू क्या था कि शेयर को जनरल पब्लिक को ऑफर करना पब्लिक इशू है, और अपने सेलेक्टेड ग्रुप में ऑफर करना थ्रू प्राइवेट मोड, वो क्या था? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जब हम
पब्लिक इशू की बात करते हैं तो दो तरह से शेयर ऑफर हो सकता है या दो तरह से उसका कंसीडरेशन हो सकता है। एक कंसीडरेशन हो सकता है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि मैं शेयर इशू करूंगा और बदले में मुझे बैंक में पैसा रिसीव होगा, हार्ड कैश या बैंकिंग के अदर चैनल के थ्रू रिसीव होगा, इसे कहते हैं हम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। और दूसरा तरीका है शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि मैंने शेयर इशू किया और बदले में जो कंसीडरेशन था वो मुझे कैश के अदर देन कुछ मिला। ठीक है, चलिए, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब है शेयर इशूड बाय द कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और ए बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्लियर है ये दोनों टर्म। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की। सिर्फ अभी हम बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश सेगमेंट की। कंसीडरेशन अदर देन कैश को आप भूल जाइए और फिलहाल हम सिर्फ क्या बातें कर जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की। तो देखिए, जब हम कैश में शेयर ऑफर करते हैं पब्लिक को तो दो सिचुएशन हो सकता है, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे। ये हो सकता है कि हम सारा का सारा पैसा वन टाइम में रिसीव करें, इसे कहा जाता है अमाउंट पेबल इन लमसम, मतलब जो भी मुझे शेयर के अगेंस्ट पेमेंट चाहिए वो मुझे वन टाइम में चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे जब शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे, कि टुकड़ों में पैसा हम रिसीव कर रहे थे, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब हम पैसा कैसे रिसीव कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेबल इन लमसम और अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ये दो सिचुएशन हो सकता है। क्लियर है? अमाउंट पेबल इन लमसम का मतलब है कि मुझे जो भी अमाउंट चाहिए शेयर के अगेंस्ट मैं आपको शेयर दूंगा और बदले में सारा पैसा वन टाइम रिसीव करूंगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि ठीक है, थोड़े थोड़े समय अंतराल पे जब जैसी जरूरत होगी वैसा मांग लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी एडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ शेयर इशू। जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करने जाती है तो वो किस प्रोसेस से गुजर के शेयर इशू करती है? क्या शेयर होल्डर को रात में सपना आता है कि इस कंपनी का शेयर मार्केट में आ रहा है और वो जाके शेयर परचेज कर लेता है? या कोई एक सिस्टम डेवलप हुआ होगा जिस सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम से गुजर के कंपनी शेयर इशू करती होगी पब्लिक को? तो आइए अब उस सिस्टम को हम थोड़ा सा समझते हैं। चार पार्ट में हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं उस सिस्टम को। सबसे पहला पार्ट क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वर्ड आप सबने सुना है? प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना है? देखो, जब भी कभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो या किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज से रिलेटेड, उस स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे, किसी कॉलेज में अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले उस अप्लाई करने से पहले उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस परचेज करोगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा। वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा। यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में उस कॉलेज के हर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। इसी तरह जब हम शेयर परचेज करने जाएंगे या जब कंपनी शेयर ऑफर करेगी पब्लिक को, तो सबसे पहले आपको पब्लिक को अपने बारे में अवेयर करना होगा। आपको अपने बारे में बताना होगा कि क्यों पब्लिक आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे, क्या रिटर्न उसे मिलने की उम्मीद है, या कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कब से कंपनी ऑपरेट हो रही है, कौन लोग डायरेक्टर हैं, लास्ट ईयर्स में कंपनी ने क्या अर्निंग करी है। जब तक ये इंफॉर्मेशन किसी भी शेयर होल्डर के पास नहीं होगा, किसी इन्वेस्टर के पास नहीं होगा, वो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि आपकी कंपनी में उसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अब प्रोस्पेक्टस इज जनरली, प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन पुट आउट बाय अ कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज कैपिटल। जब कभी भी कैपिटल रेज करना होता है किसी कंपनी को तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ताकि उस प्रोस्पेक्टस से पब्लिक कंपनी के बारे में जाने और अपना व्यू पॉइंट बनाए उस कंपनी से में इन्वेस्ट करने के बारे में। उसके बाद क्या करना होता है? उस प्रोस्पेक्टस के बाद सेकेंड हमारा आता है
शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड स्टेप। अब अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप अप्लाई कीजिए मेरे यहाँ। एप्लीकेशन फॉर शेयर आर रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू देयर इन्विटेशन एक्सटेंडेड थ्रू द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू मैंने आपको इन्वाइट किया था मेरे शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, अब अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप लेना चाहते हो मेरा शेयर, तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए मेरे यहाँ, अप्लाई कीजिए मेरे यहाँ। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है कि प्रोस्पेक्टस से आपने यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, कॉलेज के बारे में जाना, अब आप कॉलेज के फॉर्म को फिल करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अप्लाई करोगे। अप्लाई किया पब्लिक ने, अब मैं क्या करूंगा, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोसेस है कि उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, किसे एडमिशन देना है, किसे एडमिशन नहीं देना। और एक बार मैंने अपना डिसीजन बना लिया, फिर मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट करूंगा। द कंपनी शैल अलॉट शेयर विदिन 120 days of issue of prospectus। कंपनी को क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर शेयर अलॉट करना पड़ेगा। और या तो 120 दिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से, या विद इन 30 days ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। एप्लीकेशन जब अप्लाई करने का लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट से मैक्सिमम 30 days के अंदर 2 से शर्त रखी गई, या तो प्रोस्पेक्टस, या तो जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस किया उससे 120 days के अंदर आपको शेयर अलॉट करना होगा, या तो जिस दिन आपका एप्लीकेशन क्लोज हुआ था उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर अलॉट करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। देखिए, कंपनी तो हमारे यहाँ कई सारी है, और कंपनी पब्लिक का पैसा ले रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी अच्छी ना हो और पब्लिक का पैसा ले ले और कंपनी डूबे और पब्लिक का पैसा भी साथ साथ डूबे। तो गवर्नमेंट क्या करती है हमारे, उसे पब्लिक के पैसे का ख्याल रखना पड़ता है। गवर्नमेंट को पब्लिक के पैसे का ख्याल रखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कभी भी आपको मतलब कंपनी को फ्री नहीं छोड़ सकती कि आप पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में यूं ही इन्वेस्ट करवाते रहिए। कोई कंपनी अगर अच्छी है, जिस कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा है, वो कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन कई कंपनी ऐसी है जिसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है और वो भी पब्लिक से पैसा ले करके, और हो सकता है कि पब्लिक का पैसा क्या और डूब हो जाए। तो पब्लिक के पैसे की सेफ गार्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि मान लीजिए आपने, अभी जैसे हम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे थे, 50,000 शेयर में से 30,000 शेयर हमने प्रोस्पेक्टस में हमने मंगाए थे पब्लिक से, कितने शेयर के लिए, 30,000 शेयर के लिए। ठीक है, इस 30,000 शेयर्स के अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव होगा। सपोज ये एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुआ 27,000, ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव करने की जो लास्ट डेट थी उससे 30 days के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन एक और शर्त गवर्नमेंट ने रखी है कि आपके पास जो एप्लीकेशन आए वो कम से कम टोटल शेयर जो आपने ऑफर किया था ना पब्लिक को, उसका 90% आना चाहिए। मतलब आपकी कंपनी का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, पब्लिक का उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट होगा तो पब्लिक अप्लाई करेगी। और लेकिन अगर 90% ऑफ 30,000, 90% कितना होगा 30,000 का, 27,000। 27,000 शेयर यदि आपके पास पब्लिक ने अप्लाई किया कम से कम 27,000 शेयर के लिए, तब तो आप आगे जाके अलॉट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको 90% एप्लीकेशन भी नहीं रिसीव हुआ, से आपको 25,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो अब आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते। अब आपको पब्लिक का पैसा क्या करना होगा, वापस करना होगा। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट कह रखा है, 90% अमाउंट यदि आपको रिसीव हो रहा है, सॉरी 90% ऑफ ये 30,000 क्या था आपका, फिर से मैं कह देता हूं, ये था हमारा इशूड शेयर, जो शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किया था। और 27,000 क्या है,
सब्सक्राइब्ड शेयर, तो सब्सक्राइब्ड शेयर जो होना चाहिए वो इशूड शेयर का कम से कम 90% होना चाहिए। यदि 90% से कम शेयर आपका सब्सक्राइब्ड हुआ है तो आप उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको सारे शेयर होल्डर का पैसा वापस करना पड़ेगा। और एक बार आपने शेयर अलॉट कर दिया, इसके बाद आप किस सेगमेंट में जाओगे, इसके बाद आप पब्लिक से कॉल करोगे, ठीक है, आपने मेरा शेयर सब्सक्राइब कर लिया। इफ द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यदि सारे पैसे हमने एप्लीकेशन पे नहीं लिए हैं, द अनपेड अमाउंट मे बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स बाय मेकिंग कॉल, जो बचा हुआ पैसा है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो 4 प्रोसेस है। पहला प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसके थ्रू मैंने अपने बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव किया। ये एप्लीकेशन कम से कम कितना होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑफर किया था उसका एटलीस्ट 90% होना चाहिए। 90% है तो मैं आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा, मैं वो शेयर आपको क्या करूंगा, अलॉट करूंगा। यदि 90% नहीं है तो मैं पैसा रिफंड करूंगा। शेयर मैंने अलॉट कर दिया, फिर मेरा 4th सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट में चेक करूंगा क्या कोई पैसा मुझे लेना है, यदि लेना है और मुझे जरूरत है तो मैं वो कॉल करूंगा, अदरवाइज फिर अभी आपने पढ़ा था अनकॉल्ड कैपिटल फ्यूचर में कभी कॉल कर लिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर इशू करने का। चलिए अब अकाउंटिंग, अभी आपने पढ़ा था कि जब आप शेयर कैश में इशू करते हैं तो 2 तरह से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पहला इशू ऑफ शेयर इन लमसम बेसिस और दूसरा इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं इशू ऑफ शेयर इन लमसम बेसिस। हमने अभी कहा कि शेयर को इशू करने के 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, फिर पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे आपके पास अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद आप यदि 90% सब्सक्राइब हो गया है तो आप उसे शेयर अलॉट करते हो, और उसके बाद यदि कोई अमाउंट बचा रह जाता है तो आप वो कॉल करते हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला सिस्टम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम शेयर इशू कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं, लमसम बेसिस पे। लमसम बेसिस का मतलब है कि सारा का सारा पैसा मुझे जो भी रिसीव करना है वो एक बार में रिसीव करूंगा। When the issue price of the share is payable along with application, जब मुझे शेयर का जो भी प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने इशू किया है, वो प्राइस मुझे एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव करना हो, तो मैं क्या कहूंगा, इस तरह से, इसे मैं कहूंगा इशू ऑफ शेयर इन लमसम बेसिस। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने कहा कि जब अकाउंटिंग की बात आती है तो अकाउंटिंग में आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। और फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन का मतलब क्या था, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें 2 पार्टी के बीच में मॉनेटरी बेसिस पे कोई लेन देन हुआ हो। ठीक है, तो अब आइए, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा पब्लिक को, तो क्या आपके और पब्लिक के बीच में कोई लेन देन हुआ है? नहीं, प्रोस्पेक्टस इशू करने के दौरान कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने लमसम पे शेयर ऑफर कर रखा है पब्लिक को, इसका मतलब जब पब्लिक अप्लाई करेगी मेरे पास शेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है उस एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे क्या भेजेगी, उस एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे जो शेयर के बदले पैसे लेने हैं वो भी भेजा जाएगा। तो अब मेरे और पब्लिक के बीच में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो पहला ट्रांजैक्शन किस दिन होगा, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, जिस दिन मैं एप्लीकेशन रिसीव करूंगा और एप्लीकेशन के साथ मनी रिसीव करूंगा, उस दिन पहला ट्रांजैक्शन होगा मेरे और पब्लिक के बीच में फाइनेंशियल नेचर का। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव होंगे, और बैंक अकाउंट क्या होता है, एसेट्स होता है, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस बात के पैसे रिसीव हो रहे हैं भाई, शेयर एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मैंने कहा था कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट दिया, और ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है ना, ये एक टेम्पोरी अकाउंट होता है। टेम्पोरी क्यों होता है, अभी हमने डिस्कस करा था कि यदि 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो ये शेयर एप्लीकेशन में जो भी पैसा आपका रिसीव होते जा रहा है वो सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये टेम्पोरी अकाउंट है। लेकिन मेरा 90% शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, अलॉट करूंगा शेयर। तो दूसरी एंट्री उस दिन होगी
जब अलॉटमेंट होगा शेयर का। तो अब क्या होगा सुनिए, ये जो टेम्पोरी अकाउंट में मेरा पैसा था, उस पैसे को मैं उस टेम्पोरी अकाउंट से परमानेंट अकाउंट में शिफ्ट करूंगा, और शेयर से रिलेटेड रिसीव होने वाले सारे अमाउंट जो होते हैं ना, वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ये हम डिस्कशन में पढ़ रहे थे। तो अब एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, एक जगह शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था, एक जगह शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हुआ। तो जैसे ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो कि एक टेम्पोरी अकाउंट है ओपन हुआ था, जिस अमाउंट से क्रेडिट होके ओपन हुआ था, उसी अमाउंट से डेबिट होके वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। और अब नेट एंट्री हमारे पास देखिए क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में ये जो भी पैसा रिसीव हुआ था वो किस बात का रिसीव हुआ था, शेयर कैपिटल का। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। पहली एंट्री जब एप्लीकेशन रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यदि लमसम बेसिस पर रिसीव कर रहे हो हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी एंट्री उस दिन जब आप शेयर अलॉट करोगे, उस दिन एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए ये पीडीएफ शेयर कर दिया जा रहा है। अब यहां तक आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं थी। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तब तक आपको यहां तक कुछ समझना हो कुछ तो पूछ लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और हम क्वेश्चन के साथ ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक मिनट रुक जाइएगा। फॉर अलॉटमेंट शेयर जर्नल, अभी बताया अभिषेक, अलॉटमेंट के टाइम आप एंट्री करोगे, जो आपके टेम्पोरी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, उसे अब आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल के अकाउंट में। उसे अब आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल के अकाउंट में। ठीक है, फटाफट ये दो एंट्री पहले समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। ये दोनों एंट्री पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब एप्लीकेशन रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, और जब अलॉटमेंट होगा तो क्या एंट्री होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड है, इशूड $50,000 shares of rupees 10 each to public।
all the shares are duly subscribed. कंपनी एक्स लिमिटेड जिसने 50,000 शेयर ऑफर किया है पब्लिक को, हर शेयर की वैल्यू कितनी है 10, 50,000 नंबर ऑफ शेयर है। इस चीज को हमेशा कंफ्यूज मत कीजिएगा, 50,000 जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर है, और 10 क्या है, वैल्यू ऑफ ईच शेयर है। हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने शेयर हम पब्लिक को ऑफर करें 50,000। सारे के सारे शेयर रिसीव हो गए हैं, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, सॉरी। चलिए, तो पहली एंट्री तो उस दिन होगी, अभी आपने पढ़ा कि पहली एंट्री तो उस दिन होगी जिस दिन आपको एप्लीकेशन रिसीव होगा, और एप्लीकेशन रिसीव होने के साथ आपकी एंट्री क्या होगी, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ शेयर हमने कितना ऑफर किया था 50,000, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर हमने 50,000 ऑफर किया था और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज, तो क्या होगा ये 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए एक्चुअल में आपको फुल अमाउंट लिखना होता है, मतलब एक्चुअल में आपको 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ना लिख करके आपको लिखना है 5 लाख, लेकिन शुरुआत में सारे क्वेश्चन में आप 5 लाख ना लिख करके इसी तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहली एंट्री तो उस दिन होगी जब एप्लीकेशन रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन लिखोगे आप बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, अब वो 30 दिन का पीरियड होगा कि 30 दिन तक हम चेक करते हैं ना भाई शेयर अलॉट करने हैं, और इसके बीच में 30 दिन का गैप हो सकता है मैक्सिमम। तो हमने देखा कि ठीक है भाई एप्लीकेशन कितने एक्सटेंट तक सब्सक्राइब्ड हुआ है, यहां पे हमारा सारा शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 50,000 के 50,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं। कम से कम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए 90% ऑफ ऑफर्ड शेयर, तो कम से कम तो भाई 50,000 का 90% 45,000 सब्सक्राइब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूरा 50 सब्सक्राइब हो चुका है, तो अब हम आगे की बात कर सकते हैं। तो अब जिस दिन शेयर आप अलॉट करोगे उस दिन एंट्री होगी। ये जो टेम्पोररी अकाउंट है ना, कौन सा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां से पैसे को उठाइए 50,000 शेयर के 10 रुपीज को, और इसे ट्रांसफर कर दीजिए। जो शेयर से रिलेटेड सारे पैसे का हमारा परमानेंट अकाउंट है वो कौन है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दूसरी एंट्री तब होगी व्हेन अलॉटमेंट वाज मेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। तो ये दो एंट्री होगी जब आप लमसम बेसिस पे शेयर इशू करते हैं। पहली एंट्री उस दिन होगी जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगा, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री उस दिन होगी जब आप शेयर को अलॉट करोगे पब्लिक को, उस दिन एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए, ये एक एग्जाम्पल था, नोट कर लीजिए आप इसे। और अब जो दूसरा सेगमेंट था हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में, एक तो लमसम बेसिस था, दूसरा था इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चन करने से शुरुआत करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।